हेलो सागिर, नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा देश इस समय कोविड-19 महामारी के खिलाफ एक संघर्षपूर्ण लड़ाई में जूझ रहा है। तो हमारा दायित्व तो बनता है कि हम सरकार के साथ कदम ताल होकर कदम से कदम मिलाकर सरकार का सहयोग करें। इसलिए जितने भी हुक्मरान हैं हमसे वह अपील कर रहे हैं कि आप घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम घर पर ही रहकर सारे कामों को पूरा करें। इसलिए IIT हॉरिज़ॉन क्लास भी आपसे अपील करता है कि आप घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। ये मत सोचिए कि ये कोविड-19 वायरस जो है केवल दूसरों के लिए है, हमारे लिए नहीं है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि राहत इंदौरी साहब के अल्फाज में ये कहा गया है कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। जद का मतलब होता है सागिर चपेट। तो लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो ऐसा नहीं सोचना है। सरकार के साथ कदम ताल होकर कदम से कदम मिलाकर सहयोग करना है। इसलिए हमें बहुत ही सुरक्षित और सतर्क रहने की ज़रूरत है। इसलिए घर पर रहें और सुरक्षित रहें। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सारे विभागों का कार्य लगभग स्थगित हो चुके हैं। तो हम लोग मैनुअली काम छोड़कर डिजिटली वर्क का सहारा ले रहे हैं। तो हमारा भी दायित्व तो बनता है कि शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग जो भी एजुकेशन प्रिवेंशन कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं, उसका श्रेय ऑनलाइन या टेक्निक द्वारा हम एक दूसरे के सहायता से लोगों तक या विद्यार्थियों तक, शागिर्द तक पहुंचा रहे हैं। तो मेरा नाम MD नियाज अख्तर, केमिस्ट्री टीचर, IIT हॉरिज़ॉन क्लासेस, रेलवे क्रॉसिंग हसन बाजार, भोजपुर, बिहार। हम लोग कोविड-19 वायरस महामारी से पहले रसायन शास्त्र उच्च स्तरीय 12 क्लास के लेसन 1 का अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चन बाकी रह गया है। तो अब हम लोग उसी क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे कि जो बच गया है उस सिलेबस को पूरा करते हुए हम दिन प्रतिदिन धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और जहां भी आप लोग को थोड़ा सा भी कठिनाई महसूस होगी, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सर यहाँ पर पॉइंट नहीं समझ में आया, क्योंकि सागिर हम लोग मैनुअली नहीं जुड़े हैं, एक डिजिटली जुड़े हुए हैं। और डिजिटली में ग्रामीण क्षेत्र है, तो ग्रामीण क्षेत्र में लाजमी है कि प्रॉब्लम होगी। तो प्रॉब्लम होगी तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। ऐसे जहाँ तक हम शिक्षकों का कर्तव्य बनता है कि शागिर्द के पास या विद्यार्थी के पास अधिक से अधिक समझ प्रदान करें या समझ को पहुँचाएं। तो यह रसायन शास्त्र में क्लास 12 फिजिकल केमिस्ट्री भौतिक रसायन शाखा के अंतर्गत मेरा फर्स्ट चैप्टर जो है हम अपने शागिर्द को लगभग पढ़ा चुके हैं, जिसमें से कुछ तथ्य बाकी रह गए हैं, जिसका नामकरण है उस पाठ का, उस लेसन का केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी। यानी कि जितने भी सारे प्रोडक्ट्स का निर्माण होते हैं, जितने भी सारे उत्पाद का निर्माण होते हैं, वो उत्पाद में एक केमिकल रिएक्शन होता है, एक रासायनिक अभिक्रिया होता है, और उसी रासायनिक अभिक्रिया में एक अभिकारक या प्रतिफल के फलस्वरूप दर या वेग पाया जाता है, जिसे हम लोग रासायनिक बलगतिकी कहा जाता है। ये सभी पॉइंट जो है हम आप लोग को अवगत करा चुके हैं। तो अब अगला पॉइंट शागिर्द यह है कि ग्राफिकल मेथड द्वारा, आरेख विधि द्वारा अभिक्रिया की कोटि को, आरेख विधि द्वारा देखिए जो भी पॉइंट हम
लिखे हैं या जो भी पॉइंट आपके समक्ष हम डील कर रहे हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि शायद हम आप लोग को बता चुके हैं कि थ्योरी का मेन पॉइंट्स जो होता है, परिमेय का मेन मुख्य मकसद जो होता है, तो यह जो पॉइंट है रासायनिक बलगतिकी का लगभग कुछ रह गया है। इसके बाद हम लोग का यह चैप्टर जो है द एंड हो जाएगा। इसमें का हम लोग आगे जब अगला ऑनलाइन क्लास चलेगा तो उसमें कुछ हम लोग न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन करेंगे, फिर धीरे धीरे शायद आगे बढ़ा जाएगा। तो ग्राफिकल मेथड द्वारा अभिक्रिया की कोटि को आप कैसे प्रदर्शित कीजिएगा। इससे पहले भी हम लोग अभिक्रिया की कोटि दर्शा लिए हैं, समय के सापेक्ष जो अभिकारक के सांद्रण में कमी या वृद्धि, इसके फलस्वरूप दर्शाए हैं। लेकिन अब यह जो है तथ्य कह रहा है, अब यह जो पॉइंट कह रहा है कि ग्राफिकल मेथड आरेख विधि द्वारा, आरेख का मतलब आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे कि ग्राफ प्रदर्शित होता है, सबका अलग अलग चतुर्थांश, 4 चतुर्थांश, फर्स्ट हुआ, सेकंड हुआ, थर्ड हुआ, फोर्थ हुआ। तो सिमिलरली ग्राफिकल मेथड द्वारा आखिर अभिक्रिया की कोटि को, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को ग्राफिकल मेथड से कैसे प्रदर्शित किया जाता है। तो वेग समीकरण के फलस्वरूप हम जो है आप लोग को तृतीय कोटि की अभिक्रिया तक बता चुके हैं। तो इसमें भी ग्राफिकल मेथड से तृतीय कोटि की अभिक्रिया से ही बताएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अभिक्रिया की कोटि आरेख विधि द्वारा प्रदर्शित करें। देखिए सागिर, आपको कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल हम आपसे बता दे रहे हैं कि आपको जो भी तथ्य यहाँ पर लिखा जा रहा है, चाहे जो भी विषय हो, मैथ हुआ, फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, इंग्लिश हुआ, जो भी विषय हो, अगर आप कॉन्सेप्ट बढ़िया से नहीं लीजिएगा, कॉन्सेप्ट नहीं कीजिएगा, तो वह सागिर पॉइंट जो है लगभग निराधार हो जाएगा। इसलिए हर पॉइंट पर तवज्जो देना है और बिल्कुल समझना है। तो अभिक्रिया की कोटि आरेख विधि द्वारा प्रदर्शित कैसे करेंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला बात कि अभिक्रिया की कोटि जो है, हम आपको बताए हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया और तृतीय कोटि की अभिक्रिया। इसका हम लोग एसआई पद्धति भी लिखे हैं, इसका हम लोग रेट इक्वेशन भी लिखे हैं, वेग समीकरण भी लिखे हैं। तो अब यही अभिक्रिया की कोटि, यही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है आरेख विधि द्वारा, बाई ग्राफिकल मेथड द्वारा कैसे प्रदर्शित किया जाएगा। तो इस विधि का उपयोग, ग्राफिकल मेथड का उपयोग जो है केवल एक अभिकारक वाली, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि समझ बहुत जरूरी है। हम बार बार आपसे अपील कर रहे हैं कि हम लोग मैनुअली नहीं जुड़े हैं, डिजिटली जुड़े हुए हैं। और डिजिटली जुड़े होने का मतलब कि कुछ तथ्य जो है हो सकता है कि ना समझ में आए, लेकिन ज़्यादातर आपको प्रयास ये करना है कि हर पहलू को, हर पॉइंट्स को अच्छी तरीक़ा से समझ लें। तो ग्राफिकल मेथड विधि से केवल एक अभिकारक वाली अभिक्रिया के लिए ही किया जाता है। जैसा कि हम अभिक्रिया नीचे उदाहरण दे रहे हैं, उसमें अभिकारक भी एक होना चाहिए और अभिकारक के बाद जो प्रतिफल बनेगा वो भी जो है उसकी भी संख्या एक होनी चाहिए। तो जैसे कि अभिकारक या हम रासायनिक अभिक्रिया आपके सामने प्रदर्शित कर रहे हैं। Na एरो प्रोडक्ट। अब इसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप हम लोग आरेखीय विधि द्वारा, ग्राफिकल मेथड द्वारा अभिक्रिया की कोटि का पहचान करेंगे। क्या करेंगे?
अभिक्रिया की कोटि का पहचान करेंगे। तो अभिक्रिया की कोटि हम पहले ही आपसे बताए हैं कि ग्राफिकल मेथड द्वारा इसका उपयोग जो है केवल एक अभिकारक वाली अभिक्रिया के लिए ही होता है। जैसे Na एरो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब प्रतिफल, उत्पाद। अब इस अभिक्रिया में जहां N बराबर, यहां पर N क्या हुआ, तो N आपका हुआ अभिक्रिया की कोटि, N जो हुआ अभिक्रिया की कोटि। अब इस अभिक्रिया का वेग समीकरण हम लोग प्राप्त कर लेंगे। हम आपको बता चुके हैं कि किसी भी अभिक्रिया का वेग समीकरण कैसे प्राप्त किया जाता है। तो इसलिए अभिक्रिया का वेग समीकरण बराबर K इंटू A के पावर n। आपको पता है कि एक कांस्टेंट है, A जो हुआ आपका कॉन्सेंट्रेशन हुआ, सांद्रण हुआ, और n आपके उपर्युक्त या ऊपर हम लिख चुके हैं कि जहां n बराबर अभिक्रिया की कोटि। अब इसी माध्यम से, इसी रासायनिक अभिक्रिया से, केमिकल रिएक्शन से हम लोग आरेखीय विधि द्वारा अभिक्रिया की कोटि का पहचान करेंगे। तो इतना इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। आपको कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए समझने में, लिखने में। अगर लिखावट समझ में ना आए तो जरूर परामर्श कीजिएगा। बार बार हम कह रहे हैं कि हम लोग मैनुअली नहीं जुड़े हैं, डिजिटली जुड़े हैं। तो जो भी कठिनाई होगी, जो भी मशक्कत होगा, वो मशक्कत को, वो कठिनाई को हमसे जरूर शेयर कीजिएगा। तो इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। हाँ तो सागिर एरो देकर, अतः आरेखीय विधि द्वारा हम लोग अभिक्रिया की कोटि का पहचान करेंगे। हम धीरे धीरे भी आपसे मुखातिब हो रहे हैं, बात कर रहे हैं, ताकि यह तकनीक माध्यम के द्वारा लिखावट भी समझ में आना चाहिए, उच्चारण भी समझ में आना चाहिए, भाषा का भी प्रसार जो है अच्छी तरीका से होना चाहिए। इसलिए ध्यान में यह रखिएगा कि जो भी पॉइंट्स बताया जा रहा है, भले ही कम बताया जाए, उसको समझना बहुत जरूरी है। तो अतः अभिक्रिया की वेग तथा अभिक्रिया के वेग तथा अभिकारक के सांद्रण, अभिकारक के सांद्रण के बीच ग्राफ या आरेख, यह सागिर लगभग 7 साल के प्रीवियस क्वेश्चन में देखिएगा तो यह ग्राफ का, यह आरेख का अभिक्रिया की कोटि की पहचान करने के रूप में प्रश्न पूछ चुका है। तो हम लोग लगभग शून्य कोटि की अभिक्रिया का आरेख खींचेंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया और तृतीय कोटि की अभिक्रिया। तो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए ग्राफिकल मेथड
आरेखीय विधि किस रूप में होगा और उसका वेग समीकरण कैसे होगा और उसको पहचान किस रूप में करेंगे, तो ध्यान दीजिए। तो हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे, पहले प्रारंभ करेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया से, उसके बाद प्रथम ऑर्डर, उसके बाद सेकेंड ऑर्डर और उसके बाद थर्ड ऑर्डर, यानी कि कुल मिलाकर आरेख की संख्या, ग्राफ की संख्या शागिर्द कितना हुआ, तो 4 हुआ। शून्य ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन एंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो अगर एग्जाम्स में अगर प्रश्न पूछेगा कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का ग्राफ किस रूप में होता है, किस तरह का होता है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि अगर वेग में वृद्धि होगा सांद्रण के साथ साथ, कॉन्सेंट्रेशन या सांद्रता के साथ साथ वेग में वृद्धि होगा और इसके बीच में यदि पैरेलल समानांतर आरेख खींचा रहेगा, समानांतर आरेख रहेगा, तो यह आरेख जो है आपको याद रखना है, आपको ज़हन में याद रखना है कि यह आरेख जो है शून्य कोटि की अभिक्रिया है। कौन सा कोटि की अभिक्रिया? जीरो ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि की अभिक्रिया। अब इसका हम लोग निष्कर्षण यहाँ पर लिख देंगे। आरेख का रूप पहले देख लीजिए, इसको समझ लीजिए। अब इसका निष्कर्षण किस रूप में लिखेंगे, तो लिखा जाए कि यदि दिखाई देना चाहिए शायद आपको, बिल्कुल दिखाई देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि तो यह हम बताएं कि यह शून्य कोटि की अभिक्रिया, यहां पर हम लिख दे रहे हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसको फिर से हम लोग समझ लेंगे। जीरो ऑर्डर रिएक्शन शून्य कोटि की अभिक्रिया हम अभिकारक या प्रतिफल के फल स्वरूप भी बता चुके हैं, लेकिन आरेख के द्वारा पहले ही हम बताएं फिर से समझिए कि अगर ग्राफिकल मेथड द्वारा, आरेखीय विधि द्वारा वेग में वृद्धि के साथ साथ सांद्रता में वृद्धि हो या सांद्रता के साथ साथ वेग में वृद्धि हो, तो उसके मध्य अगर समानांतर रेखा खींची गई हो, पैरेलल समानांतर रेखा खींची गई हो, तो उस आरेख को, उस ग्राफ को, उस मैथमेटिकली कह सकते हैं आप या ग्राफिकली मेथड द्वारा उस आरेख को जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। आज शागिर्द जो है यही ग्राफ लगभग 1 से 2 बार एग्जाम में पूछ चुका है इंटर फाइनल शून्य कोटि की, क्योंकि जब हम लोग आगे बढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, तो उसका बिल्कुल ग्राफ तीनों का एक ही है, केवल सांद्रता में वृद्धि होगा। तो इसको याद रखना है कि अगर वेग में वृद्धि के साथ साथ सांद्रता में वृद्धि हो और उसके बीच अगर समानांतर रेखा खींची गई हो, तो उस आरेख को शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। एक बार फिर से हम बोल दे रहे हैं कि यदि वेग में वृद्धि के साथ साथ सांद्रता में भी वृद्धि हो और इसके मध्य और इसके बीच समानांतर रेखा खींची गई हो, तो वह आरेख या वह कोटि शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। अब इसका हम लोग निष्कर्षण लिख लेंगे कि यदि वही बात जो हम बोले थियोरेटिकल के रूप में, परिमेय के रूप में हम आपके सामने जो बोले, यही हम लोग यहाँ पर निष्कर्षण के रूप में शागिर्द जरूर लिखिएगा। इसको पहले बना लीजिएगा और उसके नीचे लिखिएगा, निम्न में लिखिएगा। यहाँ पर जगह नहीं है तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं निष्कर्षण के रूप में। यदि बोल भी रहे हैं ताकि सुनाई दे, यदि वेग तथा सांद्रण या सांद्रता
कोष्ठ में ए लिख लीजिएगा सांद्रता। यदि वेग तथा सांद्रता के बीच का ग्राफ या आरेख समानांतर हो तो वह अभिक्रिया, यहां पर ध्यान दीजिएगा समानांतर, बिल्कुल सही, यहां पर ध्यान दीजिएगा, समानांतर हो तो वह अभिक्रिया जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाता है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाता है। इसका वेग समीकरण भी लिख रहे हैं, इसलिए वेग समीकरण आप लोग बाखूबी प्राप्त कर लेंगे, बता भी दिए हैं यहाँ पर सुनिए कोटि। हाँ, तो यह जीरो ऑर्डर रिएक्शन हुआ। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। थोड़ा जल्दी आगे हम बढ़ रहे हैं ताकि ज़्यादा समय भी ना हो। ज़्यादा समय का अगर ऑनलाइन क्लासेस होता है तो थोड़ा शायद बोरियत महसूस होता है, इसलिए यह शून्य ऑर्डर रिएक्शन। अब हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की ओर बढ़ेंगे आगे। निष्कर्षण उतार लीजिएगा नीचे, फर्स्ट के बाद सेकंड। आरेख हम बना रहे हैं। वेग जो है इंक्रीजिंग, इसके साथ साथ में कॉन्सेंट्रेशन सांद्रता भी बढ़ेगा। अब देखिए, शून्य ऑर्डर के ग्राफ से, शून्य ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि की अभिक्रिया से ये ग्राफ जो है, ये आरेख जो है कुछ भिन्न है। उसमें क्या था कि वेग में वृद्धि के साथ साथ, सांद्रण में वृद्धि के साथ साथ अगर आरेख समानांतर खींचा गया तो शून्य कोटि की अभिक्रिया। अब इसमें क्या है कि यदि वेग के वृद्धि के साथ साथ या सांद्रण में वृद्धि हो और इसके बीच में और इस आरेख के बीच में सीधी रेखा प्राप्त हो, इस रेखा को हम लोग सीधी रेखा कहेंगे। इसके बीच में अगर सीधी रेखा प्राप्त हो तो इस कोटि को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बिल्कुल समझिएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यदि वेग तथा सांद्रता के बीच सीधी आरेख प्राप्त हो तो यह फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाता है। इसका हम लोग निष्कर्षण जल्दी से निकाल लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ा जाए। यदि वेग तथा, बोल भी रहे हैं ताकि सुनाई देगा, यदि वेग तथा सांद्रता A के बीच सीधी आरेख, आरेख का सा मतलब ग्राफ, सीधी आरेख प्राप्त हो तो वह प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। अभिक्रिया कहलाती है। इसका वेग समीकरण हम लोग लिख लेंगे, इसलिए रेट इक्वेशन बराबर के इनटू, यहाँ पर एक प्रदर्शित कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना है, इस ग्राफ को याद रखना है कि एक नंबर का प्रश्न एग्जाम में पूछ सकता है। एक नंबर का हिस्सा के मतलब बहुत होता है, यही एक एक नंबर जाकर जुड़कर सारे, जैसे
हम लोग कहते हैं कि बूंद बूंद जाकर तालाब भरता है। तो सिमिलरली प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। तो यह आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। वेग और सांद्रता में वृद्धि के साथ साथ अगर इसके बीच में सीधी आरेख प्राप्त हो, सीधी आरेख प्राप्त हो तो वह फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाता है। यह होता है नीचे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आगे हम लोग बढ़ेंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की तरफ। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का भी यही होगा बिल्कुल। इसमें सांद्रता जो है दुगना कर देना है और इसका भी आरेख जो प्राप्त होगा बिल्कुल सीधी रेखा में प्राप्त होगा। तो यदि निष्कर्षण देखिएगा नीचे, यदि वेग तथा सांद्रता ए जो है शागिर्द यहाँ पर इसके ऊपर 2 लिख लीजिएगा, क्योंकि यह सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो यदि वेग तथा सांद्रता के होल स्क्वायर या सांद्रता हम लोग मान चुके हैं, लेट डेट किए हैं ए स्क्वायर या ए के पावर 2 के बीच सीधी आरेख प्राप्त हो तो वह सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है। अब यहां पर वेग समीकरण बराबर के इंटू ए के पावर 2, इसको भी उतार लीजिए, जल्दी नोट कर लीजिए। अब हम लोग थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की तरफ बढ़ेंगे। ये तीसरा नंबर था सेकेंड ऑर्डर, नीचे यहां पर लिख लीजिएगा सेकेंड ऑर्डर। दिखाई शागिर्द देना चाहिए, बिल्कुल समझ में आना चाहिए। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। चलिए थर्ड ऑर्डर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का भी ग्राफ जो है, आरेख जो है बिल्कुल इसी तरह का होगा, केवल सांद्रता जो है, कॉन्सेंट्रेशन जो है 3 गुना कर देना है। तो यहाँ ए के पावर 2 है तो इसको 3 कर दीजिए और वेग तथा सांद्रता के बीच इसका भी ग्राफ जो है बिल्कुल सीधी रेखा में प्राप्त होगा। यहां पर भी ए के पावर 3 कर दीजिए। यदि वेग तथा सांद्रता के होल क्यूब या ए के होल क्यूब के बीच सीधी रेखा में अगर आरेख प्राप्त होगा, सीधा आरेख प्राप्त होगा तो वह थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है। वेग समीकरण यहां पर इस सेकेंड ऑर्डर का था, ऊपर में 3 कर दीजिए, यहां पर भी दर्शाइए। तो टोटल आरेख की संख्या 4, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। इसको उतार लीजिए और हमेशा इसको ध्यान में रखिएगा कि शून्य कोटि का आरेख कैसे प्राप्त होगा, यह आरेख कैसे होता है, फर्स्ट ऑर्डर का, सेकेंड ऑर्डर का, थर्ड ऑर्डर का। हो गया। और इसके बाद इसमें कुछ नोट पॉइंट लिख लीजिए, उसके बाद यह क्वेश्चन का समाप्त, यह क्वेश्चन जो है समाप्त होगा। नोट पॉइंट जरूर लिखिएगा शागिर्द, हम बोल रहे हैं, क्योंकि जितना भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट का पॉइंट जो होता है वहां से नोट पॉइंट से ही प्रश्न ज्यादातर उठता है। नोट पॉइंट में देखिए, बोल रहे हैं हम कि अगर मान लीजिए कि ये सभी जितने भी विधि हैं, इस विधि को हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। कौन सा विधि कहते हैं? हीट एंड ट्रायल, प्रयास एवं संयोग। इसको हिंदी में आप बोल सकते हैं प्रयास एवं संयोग विधि। तो लिखिएगा कि ये सभी विधि मूल रूप से एक प्रयास एवं संयोग, हीट एंड ट्रायल, हीट एंड ट्रायल मेथड
प्रयास एवं संयोग हीट एंड ट्रायल विधि है तथा यह एक से अधिक अभिकारकों के लिए ही उपयुक्त है या उपयोग है। फिर से एक बार बोल दे रहे हैं कि ये सभी विधि मूल रूप से एक प्रयास एवं संयोग हीट एंड ट्रायल विधि है तथा यह एक से अधिक अभिकारकों के लिए ही उपयोग में आता है। एक से अधिक जो है अगर अभिकारक नहीं रहेगा तो यह उपयोग में नहीं आएगा। इस विधि को, इस आरेखीय विधि को हीट एंड ट्रायल मेथड प्रयास एवं संयोग विधि के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग अगले ऑनलाइन क्लासेस में कुछ न्यूमेरिकल का डील करेंगे तो यह प्रश्न समाप्त होता है।